आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कोचिंग सेंटर से हमारी शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। हम ये जानेंगे कि कोचिंग क्यों जाते हैं। हम ये भी समझेंगे कि आखिर कोचिंग से किसी खास विषय की जानकारी में कोई बढ़ोतरी होती है या कोचिंग हमें सिर्फ रट्टा लगाने तक ही सीमित रखता है। हम सीबीएसई की भूमिका को भी समझने का प्रयास करेंगे और अंत में कुछ अप्रिय लाइन आईआईटी के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रमेश झा। आज का यह वीडियो हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में गिरावट और कोचिंग सेंटर की भूमिका को लेकर है। और आज हम बात आईआईटी और नीट की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स की ही करेंगे। बीच बीच में स्कूली व्यवस्था और कोचिंग सेंटर में उलटफेर चलता रहेगा, लेकिन वो किसी खास संदर्भ को समझने और समझाने के लिए जरूरी होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप विषय बिंदु को पूरी तरह से समझ पाएंगे। मेरे इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो सभी कोचिंग सेंटर्स और शिक्षकों के लिए नहीं है। कुछ अपवाद जरूर हैं, लेकिन ज़्यादातर कोचिंग सेंटर और शिक्षक मेरे इस वीडियो के दायरे में आते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर कोचिंग व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके बहुत सारे कारण हैं। कारण नंबर 1, जेईई और नीट जैसी परीक्षा को लेकर फैलाया गया डर और भ्रम, और इस डर को फैलाने के जिम्मेदार कोचिंग सेंटर के मालिक या फिर कहिए कि उनका प्रचार तंत्र, और उसके अलावा आईआईटी और मेडिकल कॉलेज खुद है। इतने सालों की प्रवेश परीक्षा व्यवस्था में आज तक जेईई और नीट परीक्षा के आयोजकों ने अपनी गिरती हुई परीक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उनकी परीक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि उन्हें कुछ बच्चे एक विशेष तरह की ट्रेनिंग के बाद पास कर जाते हैं, और इस खास तरह की रटंत विद्या की ट्रेनिंग देने का महारत कोचिंग सेंटर्स को है। मैं ये जानता हूं कि कोचिंग सेंटर के लिए रटंत शब्द का इस्तेमाल करने से कोचिंग सेंटर वालों को और उन माता पिता को बहुत बुरा लगता है जिनका बच्चा इसी कोचिंग सिस्टम व्यवस्था से पढ़ा है और उनका एडमिशन किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में हो गया है। किसी भी विषय को गहराई से समझने के लिए कारण को जानना बहुत जरूरी होता है, और कारण को बताने और समझाने के लिए कोचिंग वालों के पास ना समय होता है और ना ही उनके शिक्षकों में ऐसी योग्यता होती है। कोचिंग सेंटर वालों को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि आप परीक्षा कैसे क्रैक यानी पास करेंगे, और वो इसी को अपना लक्ष्य बना के आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या बिना गहराई से पढ़े भी जेईई की परीक्षा पास की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, और बच्चे करते भी हैं। दरअसल मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को अपने विषय की गहरी जानकारी नहीं होती है। छात्रों को परीक्षा पैटर्न के हिसाब से अलग अलग चैप्टर से 500, 700 और किसी किसी चैप्टर से तो हजारों सवाल करवाए जाते हैं, और इसी तरह की पढ़ाई को रट्टा कहा जाता है, और इसी रट्टा व्यवस्था से बहुत बच्चे परीक्षा पास करते हैं। प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वैकल्पिक सवालों के कुछ फायदे होते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवालों में परीक्षार्थी को सिर्फ टिक लगाना होता है। बहुत सारे सवालों के लिए छात्र तुक्का भी लगाते हैं, और काफ़ी बार ये ठीक भी हो जाता है। बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए कोचिंग सेंटर बच्चों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से गलत जवाब कैसे हटाना है ये सिखाते हैं, बजाय कि सही जवाब तक कैसे पहुंचा जाए। और सवालों के जवाब को इस तरह से देने को आप स्मार्ट तरीका मान सकते हैं, लेकिन बुनियादी जानकारी वाला तरीका नहीं। और बुनियादी जानकारी यानी फंडामेंटल्स की कमी या उसके बिना भी परीक्षा पास कर लेना परीक्षा व्यवस्था से लेकर जो उसकी तैयारी करवाते हैं उन सब पर सवाल खड़े करता है। उत्तर देने के ऐसे तरीके से यह समझना मुश्किल होता है कि किसी सवाल को छात्र कैसे हल करता है, छात्र उस सवाल को ठीक से समझ भी पा रहा है या नहीं, उसके बनाने के तरीके में कुछ नयापन है या नहीं, और ऐसे तमाम सवालों का जवाब ऑब्जेक्टिव सवालों से नहीं मिल पाता है। छात्र सवाल को समझ पाते हैं या नहीं, इस पर जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार का क्या कहना है वो सुन लेते हैं। एजुकेशन में जो टॉप पे है वो बहुत ही फ्यूडल माइंडेड है, तो फ्यूडल माइंडेड होने की वजह से वो ऑटोनॉमी नहीं देता। तो आपको किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से करना है, वो ऑटोनॉमी नहीं मिलती टीचर्स को। तो वो कोर्सेज हैं वो किस प्रकार से स्टैंडर्डाइज कोर्सेज होंगे, वो स्टैंडर्डाइज वे में पढ़ाए जाते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसमें रट्टा मार के पास हो जाते हैं। तो एक रिचर्ड थेन थे जो एक एक्सचेंज प्रोग्राम में ब्राउन यूनिवर्सिटी से सेंट स्टीफेंस आए थे 2012 में। जब वो जाने लगे तो उन्होंने एक बड़ा डिवास्टेटिंग आर्टिकल लिखा जो हिंदू में, ईपीडब्ल्यू में सब जगह रिप्रोड्यूस हुआ। उन्होंने कहा किस प्रकार की जो आप पढ़ाई करा रहे हैं सेंट स्टीफेंस में, बच्चे सिर्फ रट के भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि वो क्या उन्होंने पढ़ा।
तो उन्होंने ये बताया कि ये यहाँ पे जो टीचिंग है, और ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज की बात है, हम लोगों को जेएनयू में बड़ी परेशानी हुई रिसर्च कंडक्ट कराने में, क्योंकि हम लोग जब बेस्ट स्टूडेंट्स लेते हैं 80 सेंटर में, जब एग्जाम होता है बेस्ट स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज स्किल बहुत कमजोर है। उनको जो पढ़ना है वो समझ नहीं आता ठीक से, जो उनको एक्सप्रेस करना है वो ठीक से नहीं आता। तो अगर आपने पीएचडी में 20 लिए तो उसमें तो 2-3 तो ठीक निकलेंगे, बाकी को जब नहीं ठीक निकलता। कोचिंग व्यवस्था में छात्र को खुद से कुछ करके सीखने और समझने का मौका नहीं दिया जाता है। कोचिंग वालों ने जो बताया वही रट्टा लगाना होता है। कारण नंबर 2, दूसरों से अलग दिखने की होड़ और इंजीनियर या डॉक्टर बनने की थोपी हुई चाह। एक समय था जब कमजोर छात्र ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। अब ट्यूशन सेंटर कोचिंग सेंटर कहलाता है, और अब अगर छात्र कोचिंग सेंटर नहीं जाता है तो कमजोर माना जाता है। अब अगर छात्र बड़े सेंटर्स में ट्यूशन पढ़ने जाता है तो बच्चों के घर वाले बहुत शान से ये बात बताते हैं कि उनका बच्चा फलां कोचिंग सेंटर में जाता है। और अगर पड़ोसी का बच्चा कोटा में लोटा लेने भी चला जाए तब तो घर वालों की नींद उड़ जाती है कि वो अपने बच्चे को कोटा कैसे भेजें। हमारे यहाँ की सामाजिक और शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम बच्चों को उनके मन का विषय चुन के पढ़ने की आज़ादी दे दें। हमारे यहाँ तो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद भी क्या करें और क्या ना करें घर वाले तय करते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि बच्चों के विषय को हम तय करते हैं कि बच्चा क्या पढ़ेगा और क्या नहीं। और इस जबरदस्ती का नतीजा ये होता है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों में एक बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की होती है जो कोचिंग सेंटर में सिर्फ अपने परिवार की वजह से अपना समय काट रहा होता है या फिर कहिए बर्बाद कर रहा होता है। कारण नंबर 3, पिछले कुछ दशकों में कोचिंग वालों ने मार्केटिंग और प्रचार में बहुत पैसा खर्च किया है, और उनके भ्रमित करने वाले प्रचार ने तो अब लोगों की सोच को बहुत हद तक बांध दिया है। अभिभावक कोचिंग के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत धारणा है कि कोचिंग के बिना आपका बच्चा आईआईटी या नीट में नहीं पहुंच पाएगा। आज भी बहुत ऐसे छात्र हैं जो बिना कोचिंग के या किसी शिक्षक की थोड़ी सी मदद से प्रवेश परीक्षा पास करते हैं। आईआईटी परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग जो पहले सिर्फ 11वीं 12वीं के बच्चों को अपने यहाँ लिया करते थे, अब वो 7वीं 8वीं के बच्चों को भी पढ़ाने लग गए हैं। और इसके कारण में वो ये बताते हैं कि बच्चे के बेस को मजबूत बनाना होता है ताकि बच्चा आईआईटी की परीक्षा के लिए पहले से ही तैयार रहे। अब मैं आपको इनके बेस बनाने के कहानी को मोटे तौर पर बताता हूँ। आपने घोड़ा देखा ही होगा। घोड़े की आंखों के दोनों तरफ कुछ बांध दिया जाता है जिससे कि घोड़ा इधर उधर ना देख सके। बेस बनाने के नाम पर कुछ ऐसी स्थिति कोचिंग में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों की है। वो कुछ नया सीख ही नहीं पाते सिवाय कोचिंग में रटवाए हुए चीजों के। और वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो खुद से तैयारी करके परीक्षा पास करते हैं, और दोनों के सोचने और समझने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो छात्र खुद से पढ़ रहा होता है उसकी जानकारी का फैलाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो खुद से पढ़ने के दौरान गलती करता है और उसे सुधारने के लिए बहुत सारे अलग अलग किताबों को पढ़ता है। इस तरह की जानकारी के फैलाव को अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज कहते हैं। आप किसी भी विकसित देश में चले जाइए, आप पाएंगे कि पढ़ाई की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शिक्षक और छात्र के बीच के अनुपात को कम किया गया है। मतलब एक शिक्षक पर 20 छात्र, किसी किसी देश में एक शिक्षक पर 10 छात्र ही है। तो मेरा एक्सपीरियंस में बताऊंगा, कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका क्लास में है, कम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज 1:25, I will say that that's one of the wonderful ratio that we have to keep. So number of students से कितने कम रहे उधर आपका फायदा मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको मालूम है, आपको भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आप बहुत सारा ट्रैवल किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूएसए का सिस्टम देखिए और इधर फिनलैंड सिस्टम देखिए, फिनलैंड जी। और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का सिस्टम आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, बहुत सारे जगह पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में बहुत कम है। जापान का सिस्टम आप देखिए। डेफिनेटली हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो कभी कभी हम ये नहीं कर पाता है, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, हमको सभी का नीड है तो इतना नहीं कर पाता है। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट इसके बारे में भी सोचता है। बहुत सारा स्टेट में इसके बारे में रिसर्च किया गया है। केरल में अभी इसके बारे में बहुत सारा चर्चा हो गया, बहुत सारा डेवलपमेंट्स आ गया है। एक टीम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में गया है पढ़ने के लिए, बहुत सारा स्कूल्स में, सीबीएसई स्कूल में इसी तरह का चेंजेस आया है। लेकिन हमारे यहाँ
कोचिंग सेंटर में अगर आप जाएंगे तो एक शिक्षक पर 40 से लेके 100 छात्र हो सकते हैं, और कहीं कहीं तो गिनती ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बाजार है। आधा से ज़्यादा बच्चे तो शर्म और झिझक के कारण अपना सवाल ही नहीं पूछ पाते, जिसकी वजह से वो अपने बैच में पिछड़ता चला जाता है, और छात्र के अवसाद यानी डिप्रेशन में जाने की ये एक मुख्य वजह होती है, और इस कारण आए दिन हमें अप्रिय घटना सुनने को मिलती है। जरा विरोधाभास देखिए, एक तरफ तो हम स्कूल में कम बच्चों वाली कक्षा की उम्मीद करते हैं, और दूसरी तरफ इन कोचिंग सेंटर में सैकड़ों की भीड़ देखकर ही आप अपने बच्चों को भेजते हैं। इस सड़ी गली व्यवस्था को परंपरा में बदलने के लिए अभिभावक भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि कोचिंग सेंटर। स्कूलों में मनमानी और नाकामी इसका तीसरा कारण है। छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर को बड़े बड़े कोचिंग सेंटर का रूप देने में स्कूल की भूमिका बहुत बड़ी रही है, और खास करके प्राइवेट स्कूलों की। जो लोग कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर के समान ही होती है। उनमें से बहुत शिक्षक तो ऐसे होंगे जिन्होंने कोचिंग सेंटर में पढ़ाने से पहले सरकारी शिक्षक बनने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन किसी कारण से नहीं बन पाए। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बड़ी बड़ी फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूल अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को प्रवेश परीक्षा की तैयारी नहीं करा पा रहे हैं, और इसी काम के लिए स्कूल किसी कोचिंग सेंटर के साथ करार कर लेता है, और कोचिंग सेंटर अपने शिक्षक को स्कूल में भेजकर वहां के बच्चों को पढ़ाता है। ज्यादातर स्कूल अपने यहाँ स्कूल खत्म होने के बाद कोचिंग चलाने के लिए कोचिंग वालों से अच्छी खासी रकम लेते हैं। अब आप इसे स्कूल की कमाई समझिए या स्कूल द्वारा दिए गए सुविधाओं के बदले लिया गया पैसा, मगर यह ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल आपके पैसे से ही इन सुविधाओं को बना पाया है। आप स्कूल की फीस तो भरते ही हैं, और उसके अलावा आप कोचिंग की भारी भरकम फीस भी भरते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल के लिए किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ता है और पीजी में रहता है तो आपका खर्च 10 लाख तक हो सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि कोचिंग सेंटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फीस भी लेते हैं। ये फीस की रसीद किसी अभिभावक ने भेजी है। गोपनीयता के कारण मैंने उस बच्चे का नाम छुपा दिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे कोचिंग सेंटर्स अपनी मनमानी करते हैं। स्कूल में कोचिंग सेंटर चलने की वजह से स्कूल में पढ़ रहे उन छात्रों पर कोचिंग लेने का मानसिक दबाव बढ़ जाता है जो किन्हीं कारणों से कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले पाते हैं। स्कूल में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की हो जाती है जो डरने लग जाते हैं कि कहीं खुद से की हुई पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए, और ये दबाव इसलिए नहीं है कि छात्र पढ़ने में कमजोर है। ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें छात्र के आसपास ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि छात्र को ये लगने लगता है कि उसे प्रवेश परीक्षा के लिए अपने विषय का कुछ आता ही नहीं है, और फिर वो कोचिंग सेंटर में जाने के लिए मजबूर हो जाता है। यह शिक्षा व्यवस्था में बढ़ रहे असमानता को दर्शाता है। स्कूल में शिक्षक पढ़ाने में ढिलाई बरतने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि छात्र कोचिंग जाते हैं। स्कूल के साथ करार करने के बाद कोचिंग सेंटर कुछ महीनों तक अपने अच्छे शिक्षक को स्कूल वाले कोचिंग सेंटर में भेजता है, और कुछ महीनों बाद जब उनका दबदबा स्कूल के छात्रों पर बढ़ जाता है तब कोचिंग वाले अच्छे टीचर की जगह अपने कम अनुभव या सरल भाषा में कहें तो जूनियर टीचर को भेजने लग जाते हैं। और बहुत बार तो कोचिंग सेंटर वाले उस स्कूल में अपना सेंटर ही बंद कर देते हैं, क्योंकि तब तक कोचिंग वालों ने स्कूल के छात्रों को अपने यहाँ का रास्ता दिखा दिया होता है। मैं आपको इसकी गणित समझाता हूँ कि कोचिंग वाले स्कूल छोड़कर क्यों चले जाते हैं। मान लीजिए एक छात्र की 2 साल की कोचिंग में पढ़ने की फीस 5 लाख रुपए है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में से 50 छात्र उस कोचिंग सेंटर में जाते हैं, तो यह रकम हुई 2,50,00,000 रुपए। अब मान लेते हैं कि कोचिंग वाले स्कूल को सुविधाओं के इस्तेमाल के बदले 20% रकम देते हैं, मतलब 50 लाख रुपए स्कूल को देते हैं। तो अब कोचिंग वालों के पास बचे 2 करोड़। अब अगर यही छात्र सीधे कोचिंग सेंटर में चला जाए तो कोचिंग वालों को पूरे 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी 50 लाख का अतिरिक्त फायदा। अब कोचिंग सेंटर्स ने डमी स्कूल की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था में आपके बच्चे का एडमिशन तो किसी एक स्कूल में रहेगा और आपको उसकी फीस भी भरनी है, लेकिन छात्र को स्कूल में पढ़ाई के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इंग्लिश या प्रैक्टिकल के लिए कभी कभार स्कूल जाएगा और उसके बदले सारा समय कोचिंग में बिताएगा और अपने बचपन को पूरी तरह से बर्बाद करेगा। सीबीएसई के दिशा निर्देश के हिसाब से स्कूल में बच्चों का सर्वांगीण विकास आवश्यक है
और उसके लिए वो स्कूल में खेल कूद और अन्य तरह के विकास वाले कार्यक्रम पर जोर देती है और स्कूलों को उन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निर्देश देती है। लेकिन वही सीबीएसई कोचिंग सेंटर्स को डमी स्कूल व्यवस्था के लिए कुछ नहीं बोलती। वही सीबीएसई डमी स्कूल के छात्रों के स्कूल नहीं जाने पर चुप रहती है। वही सीबीएसई कोचिंग के कारण छात्रों पर मानसिक दबाव के ऊपर चुप रहती है। क्या सीबीएसई को कोचिंग सेंटर्स के इस भयावह रूप का पता नहीं है? क्या सीबीएसई को स्कूल में गिरती पढ़ाई की गुणवत्ता का पता नहीं है? अगर है तो सीबीएसई को आगे आकर बताना चाहिए कि उन्होंने इस कोचिंग व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए हैं या क्या कर रही है। और अगर पता नहीं है तो फिर सीबीएसई के होने के औचित्य पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। और इन सब से बेखबर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश का युवा कैसी परिस्थिति में पढ़ाई कर रहा है। हमारे आईआईटी और दूसरे संस्थान क्यों नहीं एक अच्छी परीक्षा व्यवस्था का निर्माण कर पा रहे हैं जिसमें कोचिंग व्यवस्था की कोई जगह ही ना रहे। सरकार खुद से क्यों नहीं कोई कदम उठाती जिसमें कोचिंग संस्थानों के वर्चस्व को खत्म किया जा सके। कोचिंग सेंटर से सरकार को करोड़ों का टैक्स मिलता है और ऐसा लगता है कि सरकार ने सबको खुला छोड़ दिया है कि आप सिर्फ टैक्स दीजिए और जो मन में आए वो कीजिए। मेरी बात को कहीं लिख के रख लीजिए कि जिस तरह की रटंत शिक्षा व्यवस्था को अपना करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें शैक्षणिक पतन की ओर लेकर के जाएगा। आईआईटी हमें सिर्फ एक अच्छा और ज़्यादा तनख्वाह कमाने वाला कर्मचारी बना के दे रहा है, एक अच्छा विज्ञान शोधक या साइंटिस्ट नहीं। कुछ अपवाद जरूर हैं, लेकिन क्या इतनी तामझाम वाली परीक्षा व्यवस्था के बाद हमें सिर्फ अपवाद चाहिए? नमस्कार।